अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शान टीवी के पॉडकास्ट में आपका इस्तकबाल है। आज हम आपकी मुलाकात हिंदुस्तान की एक ऐसी मकबूल तरीन शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो बैक वक्त एक अदाकार, कलाकार, हिदायतकार और मुकालिमा निगार और स्टोरी राइटर के साथ साथ शख्सी ज़िंदगी में इंतहाई ज़िंदा दिल माने जाते हैं। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ अज़ीज़ नासिर की, जो फ़िल्मी दुनिया में जहांगीर के नाम से मकबूल हैं। शान टीवी के पॉडकास्ट में हम अज़ीज़ नासिर का भी इस्तकबाल करते हैं। आज की गुफ्तगू की शुरुआत हम करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। तो अज़ीज़ नासिर सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे सवालात करने की जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जब मैं बहुत रिसर्च कर रहा था, तो मुझे एक बात सामने आई कि आप अपनी जो लाइफ है, जो आपका जो स्टार्टिंग फेज़ था लाइफ का, आपने दुबई में एक जॉब से शुरू किया था जी। और ये बहुत कम लोगों को मालूम है। मतलब आपकी फ़िल्मों को हम फॉलो करते आए हैं, देखते आए हैं, आप हमें हमेशा हंसाते आए हैं, लेकिन ये फेस बहुत कम लोगों को पता है कि आप दुबई में काम करते थे और उसके बाद आपने हैदराबादी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। आपने शुरुआत की दी अंग्रेज़ से फिल्म से। तो आपका उस पर क्या व्यू है? आप मतलब वो उसके ऊपर आप कुछ रोशनी डालें हमारे शान टीवी के नाजरीन को, उसके ताल्लुक से कुछ बात बताएं। मैं तो ये बोलूँगा, मैं मेरे फादर का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने जो है काफ़ी एक्सपीरियंस दिया मुझे। और मेरी जो शुरुआत थी वो लाइक साइंस स्टडी कर रहा था। आई वाज स्टडिंग साइंस, आई वाज अ साइंस स्टूडेंट। तो कॉलेज में भी मैं साइंस लिया था। उसके बाद इत्तेफाक से वो जो है पढ़ाई छूट गई, तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर सीख के मैं जो है ये ईरानी कैफ़ेज़ में जॉब करना शुरू करा। अच्छा। तो वहाँ से जो है, और स्कूल के टाइम से ये शौक़ था मेरे को जी कि भाई ये कुछ करूँ मैं। और हमारे फादर की भी ख्वाहिश थी कि एक बच्चा उनका एंटरटेनमेंट फील्ड में रहे। ओके। तो ये जो है, इसके लिए हम कोशिश करें अंग्रेज़ के लिए। जो फर्स्ट मेरे को जो है मेरे फादर मिलाए थे सलीम फेकू से। अच्छा। वो मेरे अंकल की कैफेटेरिया पे। तो वो लोग जो है चाहते थे कि भाई ये इसको इंटरेस्ट है ये चीज़ में, इसका टैलेंट जो है कहीं स्क्रीन पे चार लोग देखें। ओके। तो हुआ नहीं, बहुत सारी मेहनत करे वो टाइम पे जो है सलीम साहब, इस्माइल भाई वगैरह, शशि प्रीतम साहब के स्टूडियो में। तो वन फाइन डे निखिल साहब आए, आर के साहब आए, ये सब लोगों से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। जो डायरेक्टर है निखिल अंग्रेज़ के, और आर के साहब है हैदराबाद नॉब्स के प्रोड्यूसर और राइटर। तो प्रोड्यूसर जो है रेडी नहीं था उस टाइम पे। मैं दुबई चले गया था क्योंकि एक मतलब एक्सपेंसेस वगैरह भी बेयर करना रहता ना एक इंसान को। तो गया मैं बोला जब ऑन होगा प्रोजेक्ट तो मेरे को बुला लो, फिलहाल आई गॉट अ जॉब एंड देन आई विल कैंसिल माय वीज़ा एंड आई विल कम। जो भी है जो है जॉब छोड़ के मैं आ जाता हूँ। तो वो लोग बोले ठीक है भाई। तो मैं गया तो एक 3-4 महीने में कॉल आ गया कि फाइनली फाउंड अ प्रोड्यूसर, आ जाओ अपन अंग्रेज़ बना रहे हैं। बोला अल्लाह ताला शुक्र है, अपने को जो पसंद है वो चीज़ में तो डाला, दुआ कबूल करा, जो भी है। बहरहाल तो वैसे अंग्रेज़ ऑन हुई समझिए। वहाँ से फिर सिलसिला जारी रहा। आपका कैरियर स्टार्ट? जी, कैरियर स्टार्ट। 40 से ज़्यादा आपने हिंदी, तेलुगु और मराठी फिल्मों में काम किया है। उसके बावजूद आपके अंदर जो सिंप्लिसिटी है, जो आपके अंदर जो सादगी है, जो नॉर्मल कोई भी देखा तो आपको समझ में आ जाता वो चीज़। मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई ये इंसान सिंपल है या फिर ये इंसान के अंदर बहुत रुआब है, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन किसी को नहीं होता आपको देखने के बाद। बहुत आप सादा ज़िंदगी गुजारते, सादा सिंप्लिसिटी से रहते। तो उसके पीछे की वजह क्या है, उसके पीछे का राज क्या है? ये आपका बड़प्पन है, और जो भी मेरे चाहने वाले उनको मेरा तहे दिल से शुक्रिया और बहुत सारा प्यार और दुआ। तो सिंपल आप समझते हैं, लाइक सिचुएशंस कभी ऐसे हो जाते हैं, कभी ऐसा मेरे से भी जो है, आफ्टर ऑल आई एम यू नो गॉड मेड ह्यूमन बीइंग। तो लाइक सिंपल रहना इन द सेंस, मेरे जितने भी लाइक आप अगर चॉइसेस रखेंगे, जैसा म्यूजिकल चॉइसेस है, जैसा कपड़े पहनने का स्टाइल है, तो मैं ज़्यादा झिंग भैंग नहीं पहनता हूँ। वो एकदम मुंडे उतरे हुए या फिर क्या बोलते हैं अपने हुडीज़ वगैरह, वो ये सब। तो और
और गाने वगैरह भी जो है किशोर कुमार, कुमार सानू ऐसे स्टाइल के मैं सुनता हूँ। इवन आपकी फिल्मों में भी आपको अगर कहीं गाने का कुछ बालों आया का तो- स्टाइल भी देखो जी कभी मैं वो एक्सपेरिमेंट नहीं करा, एक बार करा था, लंबे बाल रखेंगे, वो भी हमारे दोस्त की ख्वाहिश थी, ये भाई आप यू कैन ग्रो योर हेयर लाइक दिस, सी आई आई वेंट टू अ स्टूडियो, वहाँ पे मैं डिजाइन करा एंड ऑल, तो मैं भी करके देखा, बट फॉर अ टाइम भी, तो जितना भी हूँ ग्राउंड लेवल पे तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वही आपकी जो जिंदगी जैसा शुरू हुई थी, जैसा आप सिंप्लिसिटी से रहे थे, तो जी। वही अभी भी कंटिन्यू है, मतलब फिल्मों में आने के बाद आपका अंदाज नहीं बदला वो, मतलब अल्लाह आगे भी ऐसी रखे। जी। बॉलीवुड या टॉलीवुड में क्या हैदराबादी अदाकारों के साथ इम्तियाजी सलूक रवां है? मतलब जो बॉलीवुड का जो इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री है, ऑफ कोर्स हैदराबाद इंडस्ट्री से बिल्कुल वो अलग है, डिफरेंट है, तो क्या हैदराबादी एक्टर्स को बॉलीवुड में जाने के लिए मतलब वो सेम नज़र से देखा जाता, उनको सेम उनके साथ रवैया रहता, या फिर कुछ उसमें डिफरेंस है? नहीं, जहाँ भी जाओ आप रेस्पेक्ट जो है, दे रियली रेस्पेक्ट, यू नो, लाइक तेलुगु आर्टिस्ट हो या फिर हैदराबादी एक्टर्स रहो जी। तो सिनेमा इज़ यूनिवर्सल, सिनेमा हिंदी, तेलुगु, पंजाबी, ये सब अलग अलग सेक्टर्स में से, तो ये तो लैंग्वेज है, सिर्फ माध्यम है, आपकी ज़बान है आपका मैसेज कन्वे करने का। सिनेमा में जो पोटेंशियल है उसका वैल्यू है। अच्छा। तो सिनेमा इज़ ऑलवेज यू नो अ पावरफुल सिनेमा विच स्पीक्स लाइक अंकुश, लाइक लगे रहो मुन्ना भाई और मुन्ना भाई MBBS, लाइक रंग दे बसंती एंड लाइक मदर इंडिया। सो दीज आर द फिल्म्स, यू नो, उसके अंदर जो है, अब लैंग्वेज आप कोई भी कोरियन फिल्म ले लो, आप यू नो कोई भी लैंग्वेज की फिल्म लो, तो उसके अंदर का पोटेंशियल, इसलिए सिनेमा यूनिवर्सल है, और हमको कभी ऐसा बाहर का है, ऐसा ये दूसरा है, लोकल है, ऐसा कभी नहीं। जो है दे रियली लाइक रेस्पेक्टेड, एंड सलीम फेकू जो आप है, जो मेरे गुरु भी बोल सकते हैं आप, ये हैदराबादी फिल्म्स के और फिल्म इंडस्ट्री में आने की वजह वही है, लाइक थ्रू हिम आई केम टू द इंडस्ट्री, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम, सो ही इज माय एल्डर ब्रदर। तो कभी ऐसा अलग फ़र्क नहीं करते समझे, यहाँ जो है दे रियली रेस्पेक्ट एंड दे गिव अस गुड वर्क, लाइक स्पेशली तेलुगु फिल्म्स वगैरह, उनकी बहुत ज़्यादा जो है तारीफ़ करना और शुक्रगुजार हैं। साल 2005 में दी अंग्रेज़ के बाद आपने 40 से ज़्यादा फिल्में की। 2005 में आपकी अंग्रेज़ फिल्म आई थी, उसके बाद आपने 40 से ज़्यादा फिल्में की, लेकिन दी अंग्रेज़ में या फिर दी अंग्रेज़ से आपको फिल्म इंडस्ट्री में, हैदराबादी फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने में आपको कितनी मेहनत लगी, उसमें कितना हार्डवर्क लगा आपको, और उसके ताल्लुक़ से आप हमारे नाजरीन को कुछ खुलासा कीजिए, उससे कुछ बताइए उस बारे में। देखिए, कोई भी अचीवमेंट इजीली नहीं मिलता। अभी जैसा मेरे स्टडी के बाद, जैसा भी मैं सलीम से मिला वगैरह, उसके बाद फिर दुबई जाना पड़ा, फिर आना पड़ा, फिर मेहनत करे अंग्रेज़ के पीछे, उसके बाद फिल्म जो है कामयाब हुई, तो वो जो प्रोसेस था, कोई ख़रीद नहीं रहा था फिल्म, फिर उसके बाद जो है किसी को समझ में आ रहा नहीं था ये लैंग्वेज चलेंगी क्या, कोई स्टेप नहीं ले रहा था, वर्ल्ड वाइड रिलीज़ नहीं कर पाए, यू नो, it was through YouTube and other you know like VCDs, DVDs, शालीमार वीडियो वालों का भी शुक्रगुजार है हम, जो है they really liked after the success of the film they purchased the home video rights। तो उसके बाद भी जो है हर फिल्म के लिए ऐसा हमारे को एक लिमिटेड बजट मिलता था। Why? Because the release was very limited, like not worldwide, पूरा at a time publicity के लिए crores and crores you know rupees you need to publicize your film, तो मुश्किल होती थी और रिसोर्सेज भी उतने होते नहीं थे, बट क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हुए एक लिमिटेड बजट के अंदर मेहनत जो है हर फिल्म में जो है लगी। और कैरियर से पहले भी जो है आप ऐसा नहीं आया मैं लाइक डबिंग स्टूडियो में पहले क्राउड वर्क, अभी ऐसा आप कोई रेलवे स्टेशन का सीन देखते हैं तो उसके अंदर आवाज़ा आते हैं, वो ऑन सेट रिकॉर्डेड नहीं रहते, वो भी डबिंग में बोलना पड़ता जाके आप जो है डबिंग आर्टिस्ट को, तो चलो चाय वाला कोल्ड ड्रिंक्स ला 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 पावड़ा ये सब जो आवाज़ा रहते हैं ना, ये सब हम लोग पहले जो है क्राउड में भी काम करें। और उसके बाद बिट कैरेक्टर्स मिलते थे, कोई पुलिस का असिस्टेंट हवलदार आ गया या फिर कोई
डॉक्टर का एक कैरेक्टर आ गया या फिर कोई वकील का एक कैरेक्टर आ गया, काइंड ऑफ साइड रोल्स बोल सकते हैं आप। साइड जो है डबिंग के कैरेक्टर्स तो वो मिलते थे। फिर मगर ये जो है ये अच्छा है कि पहली फिल्म से पहले जो है ऐसा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये अंग्रेज जो है ना, फर्स्ट ही ब्रेक जो है हमारा जो लहजा वगैरह जो डायरेक्टर देखे उसी में इम्प्रेस्ड हुए, तो फर्स्ट फिल्म से ही हमको ब्रेक मिला। वो एक जो है आई थैंक द ऑलमाइटी फॉर दैट। अगला सवाल आपसे ये है कि ग्लैमर की दुनिया जो फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे कौन सी भी इंडस्ट्री ले लो आप, ग्लैमर की जो दुनिया है वो बाहर से देखे तो बहुत ज़्यादा हसीन दिखती, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है और बहुत ज़्यादा कलरफुल दिखती जी। लेकिन क्या वो दुनिया अंदर से, मतलब आप तो एक्टर रहे, आप दूसरे स्ट्रीम्स में आप काम किए, आप डायरेक्टर भी रहे, आप राइटर भी रहे जी। और आप वॉइस आर्टिस्ट भी रहे। बहुत सारे जने आपकी उस कला से भी बहुत ज़्यादा, उस फन से भी बहुत ज़्यादा मुतासिर है, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। तो ग्लैमर की दुनिया जो है बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती, अंदर से भी क्या उतनी खूबसूरत है या फिर दुनिया कुछ अलग है वहाँ पे? देखिए हमारी इंडस्ट्री जहाँ तक है, जो भी है अब तक जो फिल्म्स बने उसके अंदर 35 मैं कुछ 25-30 फिल्में हैदराबादी कराऊंगा और तेलुगु फिल्म्स में भी करा, हिंदी जो है एक आधु का। तो बहरहाल जहाँ भी करा मैं काम, लाइक व्हाट आई नोटिस्ड इज ओनली हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कॉपरेशन जी। और हर कोई प्रोडक्ट के बेहतरी के लिए ही काम करता हुआ दिखा और इन्वॉल्व रहते पूरे कि प्रोडक्ट अच्छा कैसा है। स्पेशली व्हेन यू सी द वर्क ऑफ टॉलीवुड, तेलुगु सिनेमा, लाइक आप देखेंगे आप सेट पे कोई एक्शन सीन हो और कोई ऐसा इंटेंस जिसके अंदर जो है लॉट ऑफ ग्राफिक स्पेशल इफेक्ट, जैसे बारिश का सीन है और बिजली कड़कने का सीन है वगैरह, सो दे क्रिएट सो ब्यूटीफुली विद सो मच ऑफ कोऑर्डिनेशन, सो देयर इज ऑलवेज टीम वर्क, डेडिकेशन। अच्छा। तो इंडस्ट्री में जो है आप फिल्म का आउटकम जो आता ना, उसी से आपको पता चलता है कि लाइक व्हाट अदर्स डू इन देयर पर्सनल लाइव्स इज लाइक I have no concern and I have never seen whatever, like जो भी है। तो ग्राउंड लेवल पे मतलब बात ये है कि जितनी बाहर से दिखती दुनिया खूबसूरत, तो अंदर से भी उतनी है और सब लोग अपने काम में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं काम को। दूसरा कुछ लेना देना नहीं है, बस काम से बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। फिल्मी दुनिया में आपने एक डायरेक्टर के रोल पे आपने काम किया, एक्टर के रोल पे काम किया, तो आपको कौन सा शोबा सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब है? आपका मतलब आपको मज़ा कौन सा काम ज़्यादा करने में आता है? क्या आपको एक्टर रहने में मज़ा आता है या फिर आपको वॉइस आर्टिस्ट रहने में मज़ा आता है या फिर डायरेक्टर रहने में मज़ा आता है या फिर स्टोरी लिखने में मज़ा आता? आई ऑलवेज एंजॉयड डबिंग। अच्छा, वॉइस। डबिंग में क्या है, एक तो गॉड गिफ्ट जो है, गले में थोड़ा सा टैलेंट जो है ऊपर वाले ने दिया, और फादर की आवाज़ भी जो है भारी थी एकदम, तो हमारे ब्रदर्स में भी जो है सिमिलर काइंड ऑफ बेस है, समझिए बेस वॉइस है, तो उससे और मिमिक्री भी एडवांटेज है। तो अगर कोई कैरेक्टर को देखते तो उसके जैसा कैसा हम बात करना, लाइक यूनिक अपने हिसाब से, लाइक अपनी वॉइस से उसको जो सूट हुए वैसा बोलना, तो वो जो है मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन जो है, दैट्स एन आर्ट स्पेशली, एंड आई थैंक माय गुरुजी कंचन बाबू गारू एंड पप्पू गारू, बहुत लाइक अच्छे टेक्नीशियन हैं जिनकी वजह से जो है मैं बहुत कुछ सीखा, और उन्होंने ही मुझे जो है कंचन बाबू गारू ने जो है मेन कैरेक्टर्स को डब करने का मौका दिया। 2008 में सिद्धम करके एक फिल्म आई थी, जेडी चक्रवर्ती गारू हीरो थे, तो वो समझ गए कि पोटेंशियल क्या है बच्चे में, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, कंचन बाबू जी का, गुरुजी हमारे डबिंग के, और पप्पू बहुत मैं तारीफ़ करूँगा, बहुत ज़बरदस्त। और ऐसे जीवन बहुत सारे ऐसे जो है, प्रसाद जी है, और RCM राजू जो हमारे सीनियर डबिंग आर्टिस्ट है, साई रवि जो रवि शंकर, अरुंधति सोनू सूद की आवाज़ सुनी होंगे, उन्हीं की है वो, रविशंकर की, तो ही इज़ अ जेम ऑफ एन आर्टिस्ट, तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उनसे भी बहुत कुछ मैं सीखा, लाइक वॉइस मॉड्यूलेशंस वगैरह, फिर अपना जो भी स्टाइल है अपन रखते हुए, समझिए आपके
क्योंकि डबिंग में जो है स्कोप रहता जी बड़ा। आपको अगर सिंगर है तो सिंगर ही लव सिंगिंग। एक्टिंग में क्या है फिर लाइक बहुत सारे चीज़ें हैं, लाइक अनटिल एंड अनलेस यू गेट योर काइंड ऑफ रोल। अब डबिंग में आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स प्ले करने का, बोलने का जो है मौका मिलता। अलग अलग आप जो है फिल्मों में, अरे आज इन्हें विलन है, अच्छा आज ये कैरेक्टर है, अच्छा आज ये कैरेक्टर है। तो आई एंजॉय डबिंग। सवालों के यहाँ पे रोकते हुए आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट मैं करूँगा, मतलब कुछ एक दो ऐसे आर्टिस्ट की, मतलब आपके दिल के करीब जो आर्टिस्ट है या फिर आपके दिल के करीब जो वॉइस आप दिए, तो उसकी थोड़ी सी अगर आप मिमिक्री करें तो हमारे नाजरीन के लिए वो थोड़ा सा अच्छा है। जी, मैं एक सोनू सूद को दूकुडू फिल्म में डब किया था, उसी फिल्म से एक डायलॉग सुना देता हूँ। बिल्कुल। మావాడు నిన్ను హాలీవుడ్ హీరోలా ఉన్నావంటే ఎగ్జాజరేషన్ అనుకున్నాను, ఎగ్జాక్ట్గా ఉన్నావు. 1 ఇంచ్ హైట్ తక్కువ నేను డిసప్పాయింట్ అయ్యేవాడిని, శత్రువు కూడా స్టన్ అయ్యేలా ఉన్నావు, గ్రేట్। आपकी मिमिक्री के मतलब मैं भी अब जब से फिल्म्स देखा, हैदराबादी फिल्म्स देखा, उसमें भी बहुत ज़्यादा मिमिक्री के जो आपके जो पार्ट्स आए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखा। एक सलाम ज़िंदगी एक फ़िल्म है आपकी जी, मेरे ख्याल से सलीम सर भी उसके अंदर आपके कंपेनियन एक्टर रहे हैं और गुल्लू दादा सर भी शायद रहे हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सीन्स मैं देखा जिसमें आपने डबिंग की है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखा। बहुत सारे ममालिक में आपने शो किया है, बहुत सारे कंट्रीज आप ट्रैवल किए हैं, स्टेट्स ट्रैवल किए हैं, चाहे वो यूएस हो जाओ या कोई भी कंट्री हो जाओ। इंडिया में तो बेशक है, वो तो जाहिर सी बात है आपको बहुत मोहब्बत मिली, मगर इंडिया के बाहर या फिर हैदराबाद के बाहर कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी कंट्री में बोलूँ या फिर जगह में बोलूँ जहाँ पे आपको हैदराबाद जितनी तो मोहब्बत नहीं मिलेगी, मगर जो हैदराबाद के को साइड में रखते हुए हैदराबाद के अलावा आपको ऐसी कौन सी कंट्री हो या जगह हो मोहब्बत बहुत ज़्यादा मिली? कर्नाटका बोल सकते हैं। लाइक इंडिया में अगर आप पूछेंगे तो कर्नाटका स्टेट बहुत ज़्यादा प्यार मिला कर्नाटका से, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर अगर आप ओवरसीज जाएंगे तो सऊदी अरेबिया। अच्छा। जी हाँ, बहुत सारा प्यार मिला। फिर उसके बाद जो है अपने जितने भी बंदे हैं अपने हैदराबादी, वो यूएस में जी, और दुबई में वगैरह, समझिए आप। ज़्यादातर अगर आप ओवरसीज़ की बात करेंगे तो सऊदी अरेबिया बोलूँगा मैं, और इंडिया में कर्नाटका। तेलुगु और मराठी फिल्मों में भी आपने काम किया है जी। हिंदी दखनी के साथ तेलुगु और मराठी फिल्मों में आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ, मतलब क्या डिफरेंस है इनमें? हिंदी, मराठी और तेलुगु लाइक डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मेकिंग स्टाइल अलग है, समझिए आप। हैदराबादी फिल्म्स भी लाइक अच्छे कैमरास पे बनाए और ज़्यादातर जो है बड़े सेट्स नहीं होते हैदराबादी फिल्म्स में। लैविश बड़े सेट्स आप लगा दे रहे हैं, बहुत बड़े सेट्स होते। देखिए आप डांस के हज़ारों लोग जो भी है आपके 500-600 लोगों को तो ला लेते हो लोग कभी कभी क्राउड के लिए। अब शंकर के फिल्म्स देखो आप, तो लैविश रहते, ह्यूज रहते, तो वैसा ही नहीं मिला समझो। तो वैसे 10-10 हज़ार लोग, 20-20 हज़ार लोग आ जा रहे हो लॉरियों में वगैरह, एक्शन सीन्स हो रहे और डांस पे पिक्चराइजेशन हो रहा, तो ज़्यादा क्राउड रहता। तो वैसा हमारे फिल्म्स में उतना नहीं होता, मतलब शोडाउन ज़्यादा नहीं होता। और अब तेलुगु में बात करें तो तेलुगु, हिंदी सिनेमाज, अब इंग्लिश सिनेमा में कोई फ़र्क नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे राजमौली साहब पूरा लेके चले गए एक रेंज पे है, तो अब क्या बोलेंगे। और हिंदी में जो है बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो लाइक वो रेंज पे फिल्म्स बनाए, जैसा हॉलीवुड भी देख के वाह बोले भाई, अलग लेवल। हाँ, तो ये अभी से नहीं, पहले से है जी, रामाराव साहब के ज़माने से है। और ये हिंदी में भी जो है ब्लैक एंड वाइट फिल्म से है। मदर इंडिया के सीन्स देखो आप, शोले के जो सीन्स है वगैरह, तो हिंदी सिनेमा तो वो तो आज ज़्यादा फर्क नहीं रहा। फिल्म तो आज भी एवरग्रीन है, मतलब आज भी लोग देखना पसंद करते हो। हाँ, इंशाल्लाह हैदराबादी फिल्म भी वैसा बनेंगे। बहुत सारे फिल्म है, इवन मैं पर्सनली भी आपके ऐसे बहुत सारे फिल्म है, वीक में एक बार तो मैं कैसा भी देखता हूँ। अरे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब वो जो कॉमिक है, वो जो आप यहाँ यानी कि आप टच में हैं। बिल्कुल, हैदराबादी फिल्म से तो टच में रहना जरूरी है। मतलब मैं कोई दूसरी इंडस्ट्री को डिसरिस्पेक्ट नहीं है इसमें, मगर जो लगाव है हैदराबादी फिल्मों से, वो जो जबान, मेन जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जबान का कॉन्सेप्ट है, जो अपनाइयत हैदराबादी जबान की है,
तो उसको फील करने के लिए मैं ही नहीं, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त भी हैं, मेरे कजन्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैदराबादी फिल्म्स डेली बेसिस पे देखते हैं, ऐसा कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं है जी। तो अगला सवाल, जो ज़बान का इस्तेमाल दक्कनी फिल्म में किया जाता है, क्या वो हैदराबादी तहजीब की नुमाइंदा ज़बान है या फिर हैदराबाद में आम तौर पर बोले जाने वाली ज़बान से हम उसको मंसूब करेंगे? मतलब जो ज़बान की बात है यहाँ पे, जी जी। तो जो यूज़ होती है हैदराबादी फिल्मों में वो हकीकती दक्कनी ज़बान है या फिर जो आम जिंदगी में बोली जाने वाली है? मतलब डिफरेंस तो है ना दक्कनी में और हैदराबादी फिल्म ज़बानों में, तो वो सेम ज़बान है या फिर नहीं? जो है दक्कनी और हैदराबादी एक ही है। लाइक हैदराबादी लैंग्वेज, दक्कनी लैंग्वेज जो है दक्कनी अगर आप फिर स्टेट चेंज करेंगे तो फिर आपको वहाँ की दक्कनी अलग हो जाती है, क्योंकि दक्कन में जो बोली जाती है उसको दक्कनी बोलते हैं, हैदराबादी दक्कनी बोल सकते हैं आप इसको, हैदराबादी। यस, यू आर राइट। तो फर्क है। लाइक कर्नाटका में आप जाएंगे तो वहाँ का स्टाइल, आंध्रा में भी गए तो आप चेंज हो जाती, वहाँ की दक्कनी जो है, वहाँ की जो अल्फाज जो यूज होते हैं और जो एक्सेंट बोल सकते हैं आप। हाँ आप देखो हैदराबादी अपन बात कर रहे हैं अभी, ये तो नहीं, लाइक हम थोड़ा उर्दू वगैरह और थोड़ा हिंदी वगैरह यूज कर रहे हैं हम, लेकिन थोड़ा फ्लेवर अपना ऐड होते ही कैसा भी। तो यहाँ पे हार्डकोर अगर आप हैदराबादी दक्कनी होता ही, अब भी आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, नक्को रे भाई, कई को नक्को, तो ऐसे इस्तेमाल होते। वहाँ पे सो ज्यादा ऐड होता, कहाँ जा रही सो। अच्छा। लाइक आप अगर आंध्रा और आंध्रा दक्कनी, कर्नाटका की दक्कनी, और बुला ले आओ, बुला के लाओ उनको बुला कर लेके आओ। अरे उनको बुलाओ जी, अपन बोलते हैं 28 हाँ, बुला ले ला लो जी, बुला ले ला लो, मुश्किल नहीं। अच्छा। बैठ को खा लेंगे, मिल को 4 लोग क्या होता ले वो, दैट कर्नाटका में आ जाता। फिर आप आंध्रा में भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाती, डिफरेंस आ जाता। और फिर अगर यही दक्कनी जो है तेलुगु स्पीकिंग आदमी बोलेंगे तो फिर उनका भी लहजा बदल जाता। क्या कर रहे जी, बहुत अच्छा लग रहा है, किधर जा रहे, ठीक है, हाँ खाना खाया, ओके ठीक है, ओके। ऐसा हो जाता कि उन्होंने तेलुगु एक्सेंट में हिंदी या उर्दू बात। हाँ, तेलंगाना में भी अलग चेंज हो जाता। ओ जब से देख रहा हूँ काली पोसा मारते टहरा है उधर, क्या जी तुम ऐसा कहीं को कर रही थी। अच्छा है, समझिए थोड़ा बहुत बदलता। कोई ऐसा खास तजुर्बा, जैसा कि आप 2005 से आप अपनी फिल्मी लाइफ स्टार्ट करें, दी अंग्रेज से स्टार्ट करें जी, तो तब से लेके आज 2026 तक आपने बहुत सारे फिल्म किए, अलग अलग लैंग्वेजेस में किए, तो सबसे ज़्यादा आपका दिल के करीब एक्सपीरियंस कौन सी फिल्म का रहा, या कौन से रोल का रहा, या फिर कौन से ऐसा हो जाता कि कोई एक स्पेसिफिक मोमेंट से आप जुड़ जाते वो आपको हमेशा याद रह जाता? तो ऐसा कोई ख़ास जो लम्हा है आपकी ज़िंदगी में बहुत आपके दिल के करीब रहा, उसके बारे में कुछ आप हमारे नाजरीन को बताइए। एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं। अंग्रेज़ के कुछ है, हैदराबाद नवाब्स के कुछ है, बेरोज़गार फिल्म के कुछ है, ज़बरदस्त जो आई थी उसके मेमोरीज़ है, सलाम ज़िंदगी के है, और जो है बहुत सारे ऐसे फिल्म्स हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ लाइक कोई कॉमेडी हुई हमारे साथ, और लाइक थोड़ी बहुत ट्रेजेडी भी होती। अभी ऐसा मार लग जाता, अभी जैसा मैं ज़बरदस्त फिल्म में देखो आप, एक साइकिल पे सलीम पे को साइकिल चला रहे, मैं बॉक्स पकड़ के पीछे बैठे हुआ हूँ। हाँ। जी हाँ। तो मेरा पैर उस बॉक्स में चले गया था, साइकिल जूता था, अच्छा हो गया मैं बच गया। तो बहुत टफ मोमेंट था वो टाइम पे, जो है वो साइकिल बेंड होके, पहिया टेढ़ा होके, स्पोक्स बेंड होके, फिर उसको सीधा करके चला के वो सीक्वेंस पूरा करें हम। अच्छा। सो उसके लिए जो है फिर आधा पौन घंटा की जो है डिले हो गया था, फिर पैर चले गए अंदर, फिर निकालने मुश्किल। तो जो है गांव में शूटिंग कर रहे थे। अच्छा। तो वो एक इंसिडेंट हुआ, और ऐसे कुछ जो है बहुत सारे, अब आप बिहाइंड द सीन्स वगैरह तो काफ़ी सारे देखते हैं हम लोग, जो ज़बरदस्त में ही एक जो है एक सीन था, जो है वहाँ पर लंच ब्रेक में तबर साहब जो है कॉमेडी कर रहे थे और चिकन का सालन वगैरह पका रहे थे। तो उसका एक मैं वीडियो डाला था। तो ऐसे समझो आप हंसते खिलते मूवमेंट ज़्यादा ही होते, समझो कॉमेडी ज़्यादा हमारे, तबर साहब, सलीम फेकू, गुल्लू भाई, इस्माइल भाई, सब, आर के मामा,
सब है, समझो हर किसी के अंदर एक फनी एलिमेंट है, तो इसीलिए जो जमा हुए हम लोग आज कुछ पर्पज है ऊपर वाले का जो जमा करा। तो आपको क्या फिर आपको एक कोई बड़े हैदराबादी फिल्म प्रोजेक्ट पर काम करने की आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपका कोई आने वाला प्रोजेक्ट? हाँ, मेरा भाई है ज़ीशान जानबाज, वो फिल्म बनाए हैं बड़ी अच्छी, उसका नाम है डेक्कन नाइट्स। अच्छा। वो शायद हैदराबाद की, आप जो है अभी हटके मैं क्या बोलूँ आपको, जो है लाइक ये यंग जनरेशन है साहब, जेनजी बोलो आप, या आप जो है क्या बोलते हो, नए नए बातें चल रहे हैं यंग बच्चों के मार्केट में है, जो है लाइक किड्स स्पेशली, ये 16-17 से लेके आप 35 ईयर्स तक जो भी आप, आई एम 45 नाउ, तो ये लोग अच्छा है समझिए। अभी यंग हर जगह, हर इसमें मलयालम फिल्म्स ले लो आप, कहीं भी ले लो, यंग सेट ऑफ एक्टर्स डायरेक्टर्स, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। सो उन्हें उसके हिसाब से जो फिल्म बनाया, उसके मेकिंग स्टाइल में, लाइक ही डिड अ वंडरफुल जॉब, लाइक आई लाइक्ड इट पर्सनली, टेक्निकली भी। हिमसेल्फ इज कोलीग एंड फ्रेंड हुसैन रजा, और श्रवण स्पेशली जो DOP है फिल्म के, तो ये बंदे जो है श्रवण और ज़ीशान स्पेशली, अच्छा, ये दोनों मिलके जो है बढ़िया प्रोडक्ट बना है। हैदराबादी फिल्म है, लेकिन आपको लगेगी कि आप ये लिंगो में हैदराबादी नहीं, मतलब के जो है रीजनल नहीं, बल्कि लाइक बड़े बजट की फिल्म देख रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर वैसे स्टाइल में हैदराबाद की खूबसूरती को जो है प्रेजेंट किया गया। कल्चर यहाँ का, न्यू सिटी, हाई सिनेमाटोग्राफी रहने दो, डायरेक्टर का विजन बोल रहने दो आप, इट हैज अ गुड स्टोरी, और आपको ऐसा फील नहीं आएगा, यू विल फील एज इफ यू आर वाचिंग अ हिंदी फिल्म। एक हाई बजट फिल्म की तरह उसको प्रेजेंट करे और उसको हाई बजट फिल्म जैसा लुक दिए, बोल सकते हैं। आप वैसा भी लगेगा, लेकिन वो उसके अंदर जो फ्लेवर है वो हाई बजट, वो हाई बजट है, क्वालिटी वाइज बोल रहे हैं। हाँ, आप देखिए बस। तो OTT की बात करेंगे यहाँ पे। OTT की दुनिया पर क्या आपको क्या लगता है कि OTT की वजह से फिल्मी दुनिया पर क्या असर पड़ा है, चाहे वो अच्छा असर हो या बुरा असर हो, मतलब दोनों पर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या है, क्या असर पड़ा है? अगर आपकी फिल्म में वो पोटेंशियल है, वो दम है, आपकी फिल्म OTT तक जा सकती, अगर आप वो रिलीज कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है, आपकी फिल्म के ऊपर है। OTT से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अच्छा हुआ। YouTube विल पे यू, Netflix विल पे यू, Amazon विल पे यू। अगर आपकी फिल्म आप थिएटर के लिए रिलीज करना चाह रहे, रिलीज करो, आप थिएटर की ऑडियंस भी आज भी है, तो फिल्म में अगर दम है ना साहब, तो थिएटर में भी चलेंगी, OTT पे भी चलेंगी, आप YouTube पे डालो, पेपर व्यू, उसमें भी चलेंगी। तो मतलब कोई ऐसा नेगेटिव असर तो कुछ नहीं पड़ा? नहीं, बहुत सारा, बल्कि अच्छा हुआ, एक मायने में मदद हो गई जी, ज्यादा पब्लिक तक पहुंचाने। हाँ, एग्जैक्टली। सिंगल डे रिलीज पे अगर आपके पास Netflix है जी, जो इजीली आप बहुत लाइक कम भी है, उतना ज़्यादा भी नहीं है, अगर फिल्म के शौकीन है, जिसको देखना है उन्हें बराबर देखता, चाहे थिएटर को जाके देखता, चाहे Netflix, चाहे घर पे देख लेता। बात करेंगे छोटी बजट की फिल्में क्या मेयारी होती हैं? क्या बजट की वजह से हिदायतकार को बहुत सारे मामलात में समझौता तो नहीं करना पड़ता? मतलब छोटी बजट की फिल्म अगर कोई कंसिडर करे आप, तो उसमें क्या कोई क्वालिटी का फ़र्क आता है क्या? या फिर मतलब देखते हैं कि अक्सर आप अगर सोशल मीडिया पर भी देखेंगे, इंस्टाग्राम रील्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है आजकल, हम देखते हैं कि जो लो क्वालिटी वीडियोज़ हैं तो वो ज़्यादा कॉमिक होते हैं। नो मैटर, मैं मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, मगर अगर आप लो क्वालिटी वीडियो और हाई क्वालिटी वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा, अगर कॉमिक वे में है तो ज़्यादा कॉमिक और ज़्यादा लाफ्टर आपको लो क्वालिटी वीडियोस में दिखता है। मतलब एक ट्रेंड है कि इट्स ऑलवेज अ लो क्वालिटी वीडियो, आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है कि लो क्वालिटी वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन क्या इससे आपको कोई डिफरेंस आता है क्या? मेरा ये सवाल है। लाइक लो क्वालिटी वीडियो इन द सेंस क्या लो क्वालिटी वीडियो है, like मतलब लो क्वालिटी बजट जो लो बजट में जो फिल्म बनती है, उसमें और हाई बजट फिल्म में का कोई डिफरेंस आ जाता है क्या? मतलब मेरा ऐसा सवाल है। नहीं, क्वालिटी तो वही रहेंगी। हाई बजट का सेंस अगर आपको मैं बताऊं तो लाइक जैसे सेट्स
और अगर कोई वॉर मूवी है, मैग्निफिसेंट एपिक, आप बहुत बड़ा वीर ज़ारा बना रहे हैं या जोधा अकबर बना रहे या आप मगधीरा बना रहे जी, या फिर आप बेनहर बना रहे, तो फिर हाई बजट हो गया। अच्छा। अब कैमरा वहाँ जो यूज़ होता अपने पास भी वही कैमरा यूज़ होता, कैमरे का कोई फ़र्क नहीं है, लाइक वी यूज़ द सेम कैमरास, बट वो बजट उनका जो भी आप समझ गए होंगे बात मेरी। अगर हम वार मूवी बनाने जाएंगे तो जो है बजट बढ़ जाएगा, खाली लैंग्वेज अलग है, बस उतना ही है, उतना ही फर्क, बाकी का सब सेम है। अब ये ह्यूज सेट रहा तो ज़्यादा लाइट्स लगेंगे, अगर कम्पैक्ट है आप ज़्यादातर हमारे जो फिल्म्स है मोहल्ले में और घरों में ख़त्म हुए। हाँ, ज़्यादातर गलियों में उसमें शूटिंग होती है। हमारे को कोई ज़्यादा बड़े पहाड़ों में या कोई सेटअप बड़े बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसीलिए जो है लिमिटेड में कैमरा वही है, लेकिन फिल्म जो है बोल सकते हैं बस गॉड मेड सेट्स है, ऑलरेडी बने हुए सेट्स है। अल्हम्दुलिल्लाह लाइक मोहल्ले है। जी, शान टीवी के नाजरीन को आपकी अगली फिल्म के लिए बहुत बेचैन है, कुछ उसके ताल्लुक से आप बताएं, आपकी आने वाली जो फिल्म है। दक्कन नाइट्स ही है जो ईगरली हम भी वेट कर रहे हैं उसका कि ज़ीशान साहब बनाएंगे कब और दिखाएंगे कब। तो ये फिल्म बड़ी ही यूनिक है। आजकल आप जो है मलयाली फिल्म्स देखते होंगे, बहुत रियलिस्टिक रहते हैं, लाइक स्टोरी आप फहद फाजिल ले लो या वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स टोविनो थॉमस है और आप ममूटी साहब है, ये जो एक्टर्स है और ये लोग के जो फिल्म्स है लाइक स्पेशली मलयालम रियलिस्टिक बहुत हकीकत के करीब रहते हैं। तो वैसा ही हैदराबादी फिल्म जो है आपको कभी ऐसा नहीं लगा होगा कि जो है बनावटी कर रहे, लाइक सिचुएशन में जो है वो हमारी जान है, समझो जो है लो बजट के अंदर कितना रियलिस्टिक कम ड्रामा करके रियल कितना लग रहा। इस्माइल भाई को मार लगी तो कैसी आवाज कर रहे उन्होंने और हंस रहे कैसा आप लोग, या हम लोग मार खाए फिल्म में तो आप लोग कैसा हंस रहे, तो ज्यादातर उसी पे फोकस होता। तो ये जो फिल्म है दक्कन नाइट्स, इसके अंदर टेक्निकली बड़ा ही जो है वेरी फाइन तरीके से जो है आजकल की जनरेशन तो आपको मालूम है वेरी फास्ट एंड वेरी क्रिएटिव, सो ज़ीशान एंड श्रवण हैव डन अ वंडरफुल जॉब इंक्लूडिंग माय ब्रदर हुसैन रज़ा। सो हम लोग भी है उसमें, मैं और सलीम इस्माइल भाई भी है, तो शहबाज खान भी है। तो इसका जो है अवेटिंग है, तो आप लोग भी वेट कीजिए, इंशाल्लाह जब भी आएंगे आप लोग ज़रूर फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये फिल्म देखिए, इट विल बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर यू ऑल। ज़रूर। ग्लैमर की दुनिया में जहां मकबूलियत के साथ साथ बदनामी भी बहुत है, तो एक अदाकार को बदनामी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, उस पर आपका? सेल्फ ग्रूम करना चाहिए, अपने अंदर जो खामियां हैं उसको दुरुस्त कर लेना। अरे मैं बुरा हूँ तो ये अंदर मेरे बुराई है, शायद इससे किसी और को तकलीफ पहुँच सकती है जी। तो जो है इफ़ ही कम्स टू नो दैट ही विल डेफिनेटली कट इट डाउन, खुद अपना। हाँ ठीक है। तो मंशियात का इस्तेमाल भी फिल्मी दुनिया में बहुत है, ऐसे इल्ज़ामात मुसलसल लगाए जाते हैं, तो आपका इस पर क्या कहना है? मंशियात से मेरी मुराद यहाँ पे ड्रग्स हैं, जो नशा है उसका भी इस्तेमाल मतलब सुनने में आता है, तो आपका उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? ये तो पर्सनल है, कौन क्या करता कैसा करता, लेकिन यहाँ पर जो है अगर आप हैदराबादी वगैरह इंडस्ट्री की बात करेंगे तो पार्टी करने वाले पार्टी करते हैं ना। आई हैव नेवर सीन एनीवन अब्यूजिंग और कुछ भी ऐसा कोई भी चीज़ में इन्वॉल्व हुआ करा कभी नहीं। तो जो है अल्लाह महफूज रखे बस। बिल्कुल। एक सवाल से हम हमारी आगे बात ख़त्म करते हैं कि यही टॉपिक पे बात करूँगा कि आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है, नौजवान बच्चे खासकर, तो उनको एक आपकी तरफ से मैसेज, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन मानते हैं, चाहे वो कॉमेडी में हो जाओ चाहे फिर आपकी वॉइस आर्टिस्ट में हो जाओ, वो बहुत सारे नौजवान बच्चे हैं जो अपने आप को इंस्पिरेशन मानते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है ड्रग्स को लेकर? नहीं, अगर उसके करीब गए तो अच्छा है। और जैसा सिनेमा है, सिनेमा पे फोकस करो भाई, इसके अंदर कॉमेडी है, जो है एक्शन है और बहुत सारे वैरायटीज़ है। सिनेमा का नशा लेके देखो, दूसरे नशे की क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको। सही बात है। शान टीवी के नाजरीन के लिए आपका
शख्सियती पैगाम क्या है, मतलब एक बेसिक स्टेटमेंट आपकी तरफ से शान टीवी के नाजरीन के लिए, क्योंकि आज हमें ये बहुत मौका मिला कि आपको एज अ गेस्ट बुलाने का, और शुक्रिया आप हमारी जो इनविटेशन है उसको कबूल करें। वेलकम। तो ये ताल्लुक़ से आप एक शान टीवी को एक अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ ज़ीशान साहब का, जो अमेरिका से हैं और यहाँ भी जो है चैनल चलाते हैं शान टीवी के नाम से। तो मेरा बहुत बहुत दिली शुक्रिया, और मैं दुआ करता हूँ कि आप बहुत सक्सेसफुल रहें और जो है अच्छी से अच्छी जो है तरक्की करें, और गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, हमेशा। नाजरीन, सवालों का सिलसिला एक सेकंड के लिए मैं रोकते हुए हमारे अजीज़ नासिर साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बहुत ज़्यादा फेमस है वॉइस आर्ट के लिए जी। आपकी आवाज़ जो है, आपने कई फिल्मों में वॉइस आर्टिस्ट का काम किया है, डबिंग की है, और फिल्मों के अंदर भी आपने बहुत सारे अपने जो कलीग्स हैं उनकी भी आपने मिमिक्री की है। तो चंद एक एक्टर्स, मैं भी नाम लूँगा, अगर आपको जो भी आपके दिल के करीब जो एक्टर्स हैं उनकी मिमिक्री करिए। शुरुआत अमरीश पुरी साहब से करते हैं। ठीक है। जंगल में जब आग लगती है ना माथुर, तो उन दरख्तों का भी हिसाब हो जाता है जो कभी उगे ही नहीं। नाना पाटेकर है मेरे दिल के करीब। आई लव हिम, आई रिस्पेक्ट हिम एज एन आर्टिस्ट। तो उनका एक डायलॉग सुना तो, चाकू से मारा ठीक है, पिस्तौल से मारा ठीक है, लेकिन किसी की गर्दन को पूरी तरह मोड़कर मारने की क्या जरूरत। इस केस के बारे में मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। आई नीड एवरीथिंग इंक्लूडिंग कॉफी। कैरेक्टर बर्लिन बोल के बहुत फेमस है, मनी हाइस्ट, जो स्पेनिश वेब सीरीज है। मेरे को स्पेनिश बोलने तो नहीं आता, लेकिन वो बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है, लेकिन वो जो बोली जाती है उसका तरीका देखिए, आपको बताता हूँ। Yurgela terrestre Torogna la colonna manostroili lo carasili meatterrande da Paris della casa da papel in Toronto puno ser solo un bordonaliste de Tatiana la colonna mionostromolum telentesta la qinis salsa। अब इसको जो है हम तेलुगु में डबिंग करते हैं। अच्छा। వాడు అక్కడి నుంచి వచ్చాడంటే వాడిని తెలుసుకోవచ్చు, కానీ వాడు సెకండ్ ఒపీనియన్తో తతియానాతో వచ్చాడు, ప్యారిస్కి వెళ్ళి బ్యూనస్ ఐర్స్ దగ్గర వెళ్ళిపోయాడు। सब लोग शान टीवी को यूट्यूब पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फॉर सम गुड न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट। बहुत जल्द हैदराबाद की एक और मकबूलियत वाली शख्सियत के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। ये प्रोग्राम यहीं पर हम इख्तिताम को लाते हैं। तब तक के लिए सैयद याकूब सरोश और शान टीवी की सारी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।